और प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन के इस लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है बहुराष्ट्रीय कंपनी और भारत। इससे पूर्व के 3 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, उनके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका स्वरूप किस तरह का है और उनका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। स्पेशली हमने भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी देखा है। अब हम आज स्पेशली इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वरूप किस तरह का है और वो क्या योगदान करती हैं, क्या कितना उनके द्वारा निवेश किया गया है। इस तरह के कुछ आंकड़े पेश करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं ये हम देख चुके हैं। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो जिस राष्ट्र में इनका मुख्यालय होता है उसके अलावा ये अनेक देशों में रह करके, अनेक देशों में अपने कार्यालय खोल करके, यानी एक से अधिक देशों में अपना कारोबार करती है। इसलिए ऐसी कंपनियों से आशय है जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, जिनकी उत्पादन क्षमता एवं सेवाएं उस देश से बाहर होती हैं जिस देश में इनकी स्थापना होती है, या जिस देश से शुरू होती है या जिस देश में इनका मुख्यालय होता है। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका प्रधान कार्यालय एक देश में होता है, परंतु वे अपना व्यावसायिक गतिविधियां उस देश से आरंभ करके दूसरे देशों में भी, यानी उस देश की सीमाओं के बाहर अन्य देशों में भी करती हैं। इसलिए इनके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जो इन्हें ये स्वरूप देती हैं, जो इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली है, एक से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी ये ऐसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपनी सेवाएं देती हैं। दूसरा, उन देशों में अनुसंधान, विकास और निर्माण का कार्य भी करती हैं। जिन देशों में ये अपना कार्यालय खोलती हैं उन देशों में ये रिसर्च को भी बढ़ावा देती हैं, विकास कार्यक्रमों पर भी कार्य करती है और उसके अलावा जो निर्माण कार्य हैं, व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने से संबंधित जो निर्माण कार्य हैं उन पर भी फोकस करती है। और चौथी जो आवश्यक बात है वह है जिसका स्कंध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय हो, जिनका स्वरूप बहुराष्ट्रीय हो, कोई एक राष्ट्र तक जो सीमित ना हो, जिनका स्वामित्व अनेक राष्ट्रों तक फैला हुआ हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ तत्व हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाते हैं। ऐसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या राष्ट्रपारीय कंपनियां भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्द है। ऐसी कंपनियों की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इनके प्रमुख निर्णय पूरे विश्व के संदर्भ में एक साथ लिए जाते हैं, अर्थात जिस देश में इनकी शुरुआत होती है या जहां इनका मुख्यालय होता है वहां के अलावा जिन अलग अलग देशों में इनके ऑफिसेज होते हैं, शाखाएं होती हैं, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो ये जो भी कंपनियां निर्णय लेती हैं किसी भी तरह का, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो या कोई नीति निर्माण से संबंधित हो, वो पूरे विश्व को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। किसी एक देश या एक कंपनी एक ऑफिस को या एक शाखा को ध्यान में रख करके नहीं लिए जाते, बल्कि सारे विश्व के संदर्भ में उनका निर्णय होता है। इसके कारण इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्णय अनेक बार उन देशों की नीतियों से मेल भी खाते हैं, कई बार बेमेल भी हो जाते हैं। ये कंपनियां जिन देशों में अपना कारोबार करती हैं उन देशों में इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी इसका वो ध्यान नहीं रखती हैं, जिससे कई बार बड़ी ऑकवर्ड सी स्थिति भी बन जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय और प्रसार से उत्पादन और निवेश का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिनके फलस्वरूप बाजारों में अल्पाधिकार और केंद्रीकरण का विस्तार हुआ है। यद्यपि कंपनियों का उद्भव विगत वर्षों में ही हुआ है, तथापि इनका विस्तार विश्व के अनेक देशों में अब फैलता जा रहा है। इस प्रकार की कंपनियां विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अधिक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की 2004 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में पूरे विश्व में लगभग 39,332 39,332 बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत थी। ये कंपनियां विश्व की कुल पूंजी की का 1/3 भाग समेटे हुए थी। यानी इन 39,382 कंपनियों के पास विश्व के कुल पूंजी का 1/3 स्वामित्व था। ये कंपनियां अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के देशों में भी रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास का कार्य करती हैं। उन देशों में भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। यहाँ तक कि सोवियत संघ से अलग हुआ सोवियत रशिया जैसा समाजवादी देश भी इनकी पहुंच से अब बाहर नहीं रह सका, जहाँ पर नीतियों के कारण, वहाँ की नीतियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर सीमित रूप से प्रतिबंध था। लेकिन अब वे समाजवादी देश भी इनकी जद में आ गए हैं, उनके यहाँ भी इनके कार्यालय खोलने लगे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्तित्व न केवल विकसित देशों तक सीमित है, बल्कि अल्प विकसित और पिछड़े राष्ट्रों तक भी इनकी पहुंच अब देखी जा सकती है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे अल्प विकसित राष्ट्रों में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चाहिए बाजार, और बाजार जो पिछड़े राष्ट्र हैं, जहाँ की जनसंख्या अधिक है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हों, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हों, या एशिया, स्पेशली दक्षिण एशिया के देश हों, इनमें इनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से ये विकसित राष्ट्रों की कंपनियां अब विकासशील राष्ट्रों की तरफ धीरे धीरे उन्मुख हो रही हैं। भारत में अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें स्वदेशी के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी हैं। उनमें चाहे अधिकांश हैं वो उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में हैं, चाहे पॉन्ड्स का हो, या वारंटी का हो, या सीडा का हो, या कॉलगेट का हो, या पामोलिव ऑयल का हो, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का हो, ग्लेस्को हो, नेरोलक पेंट्स, पेप्सी, कोला, रॉथमंस, फाइजर, और इवन अब ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय विपणन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं, व्यापार करती हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे रसायन का हो, एल्यूमिनियम धातुओं का क्षेत्र हो, या खाद्य पदार्थों का क्षेत्र हो, सभी में एमएनसी अब कार्य कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो विराट अस्तित्व है, विराट स्वरूप है, उस स्वरूप को हम कैसे डिफाइन करें, क्या क्या उनमें विशेषताएं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहला है बहुराष्ट्रीय क्रियाकलाप, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली विशेषता ये है कि इनका स्वरूप बहुराष्ट्रीय होता है। ये एक राष्ट्र तक सीमित न होकर के अनेक राष्ट्रों में अपना व्यापार करती हैं। इसके लिए अपने देश में मुख्य कंपनी का हिस्सा 51% या इससे अधिक रखती हैं, और बाकी हिस्सा ये अन्य राष्ट्रों की कंपनियों में या शाखाओं में और सहायक कंपनियों पर में रखती हैं, ताकि इनका एक छत्रीय स्वामित्व बना रहे, एक छत्र स्वामित्व बना रहे। दूसरा है साधनों का हस्तांतरण। इन कंपनियों की दूसरी विशेषता क्या है, वो ये है कि ये अपने साधनों को सहायक कंपनियों और शाखाओं में हस्तांतरित कर देते हैं। ये अपनी तकनीकी, प्रबंधकीय, सेवी वर्ग, कच्चा व पक्का तैयार माल आदि को अपनी सहायक कंपनियों और शाखाओं पर आसानी से हस्तांतरित कर देती हैं। ये साधनों का हस्तांतरण मुख्य कार्यालय से सहायक कार्यालय और शाखा कार्यालय तक करते हैं। ये साधन किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो तकनीकी से संबंधित हो, या प्रबंधकीय हो, या फिर वस्तुओं से संबंधित या सेवाओं से संबंधित हो।
तीसरी विशेषता है विशाल आकार। इन कंपनियों की तीसरी विशेषता ये है कि इनका आकार बहुत विस्तृत होता है, ये आकार में बड़ी होती है, इनके पास पूंजी बहुत अधिक होती है, बड़ी पूंजी के साथ ये शुरू होती हैं। इनकी पूंजी व बिक्री अरबों रुपए में होती है। उदाहरण के लिए जैसे IBM जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, या जैसे जनरल मोटर्स है जो कि मोटर पार्ट्स का और ऑटोमोबाइल में के क्षेत्र में कार्य करती है, इनकी बिक्री अरबों रुपए में होती है। तो ऐसी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर अरबों रुपए में होता है, इसलिए इनका आकार अपेक्षाकृत विशाल होता है। बहुराष्ट्रीय स्कंद स्वामित्व, इन कंपनियों की पूंजी में जो हिस्सा है वो बहुराष्ट्रीय यानी एक से अधिक राष्ट्रों का होता है, यानी अनेक राष्ट्रों का इनकी पूंजी में हिस्सा होता है, थोड़ा थोड़ा। जैसा ऊपर कहा गया कि ये 51% यानी आधे से थोड़ा अधिक अपने पास अपने मुख्य कंपनी में रखते हैं, उसके बाद में ये अनेक राष्ट्रों के साथ अपना हिस्सा शेयर करती हैं, उन राष्ट्रों को भी हिस्सेदारी देती हैं, और इस तरह से स्वामित्व थोड़ा थोड़ा करके अनेक राष्ट्रों के पास होता है। अगली विशेषता है बहुराष्ट्रीय प्रबंधन। इन कंपनियों का प्रबंधन बहुराष्ट्रीय होता है, अर्थात प्रबंधन मंडल में अनेक राष्ट्रों के व्यक्ति शामिल होते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं रखते हैं, वो तकनीकी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो वित्त के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट के संदर्भ में हो सकते हैं। इस तरह के विशेषज्ञ होते हैं और वो विशेषज्ञ इसके बहुराष्ट्रीय प्रबंधन में मदद करते हैं, जो कि इनकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता है विपणन रचनाएं। इन निगमों की विपणन रचनाएं बहुत प्रभावी होती हैं, अर्थात ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनकी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी होती हैं बहुत ही उम्दा तरीके की होती हैं, और यही कारण है कि ये विश्व के तमाम राष्ट्रों में अपना एक जाल खड़ा कर देती हैं और उसके मार्फत बड़े पैमाने पर विपणन गतिविधियां शुरू करके ये अपना करोड़ों अरबों का व्यापार करती हैं। इस तरह से इनके पास पूंजी होती है, इनका विशाल आकार होता है, इनके पास बाजार को पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है, रणनीति बनाने का की विशेषज्ञता होती है, और अनेक राष्ट्रों तक इनका व्यापार फैला हुआ होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन कंपनियों के उद्देश्य क्या हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य, जिसमें पहला है विदेशी पूंजी निवेश में अत्यधिक वृद्धि। जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है प्रबंधन के मार्फत अपना अधिकाधिक लाभ कमाना, अपने अधिकाधिक व्यापार का प्रसार और प्रचार करना, और उसके मार्फत बाजार पर कब्जा करना। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में जो उदारीकरण की नीति शुरू की गई थी, उसके बाद से भारत में भी विदेशी पूंजी के निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मार्फत हुई है। उदाहरण के लिए विदेशी निवेश शामिल करने वाले सहयोग के अनुमोदन वर्ष 1991 के 289 की तुलना में वर्ष 1994 में 1062 हो गए। क्या कि विदेशी निवेश शामिल करने के जो यहाँ पर प्रपोजल्स थे, वो प्रपोजल्स की संख्या बढ़कर के कई गुना हो गई। अनुमोदित विदेशी निवेश की कुल राशि जो 1991 में 530 करोड़ थी, वह 94 में बढ़कर 1062। ये मामलों के साथ साथ उसके द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अनुमोदित विदेशी निवेश 1991 में 530 करोड़ से बढ़कर के 94 में 14,190 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है विदेशी पूंजी निवेश में। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है कि वो विदेशी पूंजी के साथ अत्यधिक अपना प्रचार प्रसार करती हैं। वर्ष 1994 के दौरान कुल 21,972 करोड़ रुपए की वास्तविक पूंजी का उत्प्रवाह हुआ, जो $1 बिलियन के निकट पहुंच चुका है। वर्ष 71 से 81 की अवधि में लगभग 59,000
लगभग 5,992 रुपए की राशि थी, जो नहीं, ये मिस्टेक है इसमें। वर्ष 71 से 80 की अवधि में लगभग 59 करोड़ रुपए की राशि का विदेशी पूंजी निवेश हुआ था, जो 81 से 90 की अवधि में 1274 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश या विदेशी पूंजी निवेश से कहीं कम है। अर्थात इसमें पिछले दशक की तुलना में 81 से 90 के दशक में कई गुना वृद्धि हुई। स्वीकृत की गई परियोजनाओं में 518 परियोजना में विदेशी इक्विटी भागीदारी 0 से 25% तक, 668 परियोजनाओं में 26 से 50% तक, 348 परियोजनाओं में 50 से 74% तक और 147 परियोजनाओं में 74 से 100% तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी पाई गई। इनमें से 80% से अधिक प्रस्ताव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित थे। इन क्षेत्रों से तात्पर्य ऐसे जिनमें ईंधन व तेल शोधनशालाएँ शामिल थी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल थे, धातु उद्योग शामिल थे, विद्युत उपकरण इसमें शामिल थे, रसायन, होटल एवं पर्यटन, परिवहन उद्योग, प्रौद्योगिकी, मशीनरी, दूर संचार, कागज एवं लुगदी, कांच व चीनी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र इसमें शामिल पाए गए। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ष के जापान के साथ 1991 के वर्ष में 52.71 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसी तरह से अनिवासी भारतीयों के लिए भी वर्ष 1993 में 30 जून तक 255 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जबकि वर्ष 91 तथा वर्ष 92 में स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की राशि क्रमशः 197 करोड़ और 439.13 करोड़ थी। इस तरह से भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश किया गया। अन्य देशों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, इटली, स्वीडन और दक्षिण कोरिया से भी भारी मात्रा में विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहा। इसी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगस्त 1991 से सितंबर 2006 की अवधि में 1,81,566 करोड़ रुपए, लगभग 43.29 अरब डॉलर रहा। वर्ष 2006-07 में पहले 6 महीनों में की अवधि में यह 20,115 करोड़ के आसपास रहा। 2006 की आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2006-07 की पहली छमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्राप्त करने वाला भारत चौथा बड़ा देश रहा। ये एक बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि रही। इस तरह से देश के अंदर अनेक राज्यों के बीच इसको लेकर के अलग अलग विदेशी निवेश के आंकड़े उपलब्ध हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि विभिन्न राज्यों की जो विदेशी निवेश से संबंधित जो नीतियां हैं वो कितना विदेशी निवेश के अनुकूल हैं। भारतीय पूंजी बाजार के विदेशी निवेश के लिए खोलने और बेहतर दर्जे की कंपनियों के विदेशी शेयर बाजारों में अपने स्टॉक के सूचीकरण द्वारा विदेशी निवेशकों से संपर्क करने की अनुमति दे करके भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के संदर्भ में 1991 के बाद अनेक तरह की नीतियों में सुधार हुए और सुधारों का परिणाम इस रूप में सामने आया कि भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां का वर्तमान में कितना निवेश है और उसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य कौन से ऐसे गुण हैं
जिनकी बदौलत वो विभिन्न राष्ट्रों में अपना व्यापार का प्रचार प्रसार कर पाई है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।